हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शार्पनर क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 5 का पार्ट नंबर 3। जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट कुछ क्लासेस से हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में जान रहे हैं, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें जो कि इन्वॉल्व है आर्टिकल नंबर 12 to 35 तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ऑलरेडी हमने कुछ आर्टिकल्स कवर कर लिया है, ऑलरेडी हमने 16th आर्टिकल तक कवर कर लिया है 12 से शुरू करते हुए। तो आज हम लोग 17th और 18th आर्टिकल देखेंगे, बट उससे पहले हम लोग कुछ रिजर्वेशंस के बारे में जानेंगे, राइट? ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मंडल कमीशन क्या है। हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आंसर राइटिंग के टाइम, मेंस के आंसर राइटिंग के वक्त आप इसको पासिंग रेफरेंस के हिसाब से यूज जरूर कर सकते हो। ओके, तो मंडल कमीशन में क्या बोला गया था कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो है उनको रिजर्वेशन देने की बात की गई थी। अब जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है वो जो है उसका परसेंटेज कितना रखा जाएगा, तो एक अनुमान किया गया। ठीक है, इसका एम वगैरह आप देख सकते हो, टू आइडेंटिफाई द सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ इंडिया। सो इट वाज हेडेड बाय बीपी मंडल, तो इनके नाम से ही ये कमीशन का नाम है मंडल कमीशन। ओके, तो फाइनली इस कमीशन ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया 1980 में, which was implemented in 1990, right? Okay, the commission reported that 52% of the country's population was comprised of OBCs. ठीक है, okay, just wait a minute. Okay, मैंने बस देखा थोड़ा देर कि रिकॉर्डिंग सही चल रहा है कि नहीं। एनीवेज, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो इस कमीशन ने ये बोला कि 52% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन कंप्राइज्ड ऑफ ओबीसीज, तो उनको इतना ही रिजर्वेशन मिलना चाहिए। फिर 52% जब भी वैकेंसीज कुछ भी निकलेगा, 100, 150, 200, 1000, तो 52% रिजर्वेशन किसको मिलना चाहिए? ओबीसीज को मिलना चाहिए, क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इनका जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन में, वो 52% है। बट यहाँ पे क्या हो गया कि ये तो देखो बहुत बात का बात है, 1979 फिर 1980 1990 तब का बात है ये, बट यहाँ पे एक चीज वायलेट हो जाएगा आप अगर देखोगे। However, this would have gone against the Supreme Court ruling in MR Balaji versus State of Mysore case in 1963। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि आप जितना भी रिजर्वेशन दे दो, जो फाइनल लिमिट है, फाइनल जो बाउंड्री है रिजर्वेशन का, वो कभी भी 50% क्रॉस नहीं होना चाहिए। ओके, तो ऑलरेडी SC STs को यहाँ पे कितना मिला हुआ था? 22.5% का रिजर्वेशन उनको मिला हुआ था। तो अभी अगर 52% और भी 52% इसमें और भी जुड़ जाता तो ये 70 के पार चला जाता। तो इसके हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के इस रूल के हिसाब से हुआ क्या कि द फिगर ऑफ रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज वाज कैप्ड एट 27%। तो 22.5 और 27 यहाँ पे हो जाएगा 49.5, which when added to keep the reservation below 50% मार्क। ठीक है, तो इम्पैक्ट क्या हुआ था? बेसिकली मंडल कमीशन का इम्पैक्ट क्या हुआ था, इसीलिए बहुत टाइम लग गया कि रिपोर्ट रेडी होने में और इम्प्लीमेंट होने में। और इम्प्लीमेंट जब होने गया तो बहुत लोगों ने यहाँ पे रिवॉल्ट किया। Widespread protest, students committed self-immolation in protest when the government showed its intent to implement it। कि इतना ज़्यादा रिजर्वेशन, इतना, जबकि सुप्रीम कोर्ट का 1963 में वर्डिक्ट आ गया था कि रिजर्वेशन का ओवरऑल जो कैपिंग है, ओवरऑल जो परसेंटेज है, वो 50% से ऊपर नहीं जा सकता। तो टोटल ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? ठीक है, कि पहले का 22.5 SC ST का और अभी OBC को 52, तो टोटल 70 के ऊपर ये कैसे जा सकता है? ठीक है, तो उसी की वजह से हुआ। बट जैसे मैंने आपको बताया कि इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है 1992 का, ठीक है, उसमें फिर यही चीज डिसाइड हुआ कि 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज एज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बट विथ सर्टेन कंडीशंस। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि 22.5% रिजर्वेशन SC STs के लिए था। उसके ऊपर मंडल कमीशन ने जैसे ही 52% बोला ओबीसीज के लिए, तो इसको लेके एक प्रोटेस्ट हो गया। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी 1963 का वर्डिक्ट था, उस वर्डिक्ट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि हाँ चलो 27% तक रख सकते हैं।
अब इसको लेके भी प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है चलो अंडर 50% आप रखोगे, बट इस तरीके से आप रिजर्वेशन अगर बांटते ही जाओगे तो बाकी के लोगों का क्या होगा। इसीलिए 27% जो यहाँ पे ओबीसीज को दिया गया, दिस वाज हेल्ड विथ सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। द कोर्ट हेल्ड दैट द रिजर्वेशन मस्ट बी इन द फोर वॉल्स ऑफ 50% कैप एंड शुड नॉट बी एक्सटेंडेड इन प्रमोशंस, ठीक है। तो ये 50% कैप तक ही रहेगा। ओके, द कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय द कोर्ट टू एक्सक्लूड वेल ऑफ पीपल फ्रॉम द कम्युनिटी। क्रीमी लेयर मतलब अब देखो, जो जिसने ओबीसी का रिजर्वेशन मान लो लिया था, नहीं लिया था, ठीक है, बट वो ओबीसी है, अब वो उसका कंडीशन जो है अभी मतलब एप्ट है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस अभी एप्ट है, स्टेबल है, तो उसको अभी इस रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। बट जिनका अभी भी फाइनेंशियल कंडीशंस या एजुकेशनल सोशल कंडीशन बहुत ही अभी भी मतलब लो लेवल पे है, तो उनको इस रिजर्वेशन की जरूरत है। तो इस तरीके के लोगों को फिल्टर करने के लिए क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लाया गया था कि क्रीमी लेयर वाज बेस्ड अपॉन द इनकम लेवल्स, राइट। ओके, द कैरी फॉरवर्ड रूल बाय व्हिच अनफुलफिल्ड वैकेंसीज आर फिल्ड इन द अपकमिंग ईयर शुड नॉट ब्रीच 50% सीलिंग। ये जो कैरी फॉरवर्ड रूल था कि मान लो बैकलॉग वैकेंसीज, आपने सुना होगा कि अभी इस साल का अगर किसी भी एग्जाम का अगर वैकेंसीज निकला, अगर 10 वैकेंसीज फिलअप नहीं हुई है तो वो नेक्स्ट ईयर के एडवर्टाइजमेंट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। तो ये जो 10 बैकलॉग वैकेंसीज है प्लस नेक्स्ट ईयर जितनी भी वैकेंसीज निकलेंगी, वो उसका भी टोटल वो 50% रूल को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी ईयर का जो वैकेंसीज है वो 50% के रिजर्वेशन रूल को फॉलो कर रही है। आप टोटल मिला के, पहले का बैकलॉग भी अगर है तो बैकलॉग को मिला के वो 50% को क्रॉस नहीं करना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अभी कंटिन्यूएशन में क्या हुआ, द सुप्रीम कोर्ट हैड फर्दर सेड दैट, यहाँ पे सेड होगा, further said that reservation cannot cross 50% unless a special case was made out in extraordinary situations and peculiar conditions, ठीक है। ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि 50% से ऊपर का रिजर्वेशन नहीं हो सकता। हाँ, अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी या फिर कोई पिकुलियर सिचुएशंस क्रिएट हो जाता है तब ये चीज नहीं होगा, राइट। ओके, अभी नेक्स्ट जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002। अब इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। इस एक्ट में क्या हुआ, 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या गया, ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया लाया गया। द एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। Supreme Court held that 50% ceiling is for backward classes and overstretch to the reservation provided for entirely different class consisting of the economically weaker section। अब यहाँ पे हुआ क्या, अगर 10% रिजर्वेशन आप इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस में दे दोगे, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में अगर 10% रिजर्वेशन दे दोगे, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि 50% क्रॉस नहीं कर सकता, तो पहले से ये 49.5 हो रखा है, राइट, और अभी बोल दिया गया है कि 10% अगर ईडब्ल्यूएस को मिलेगा तब तो ये 59.5 हो जाएगा, तो 50% तो क्रॉस ही कर रहा है। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 50% क्रॉस नहीं कर सकता जब तक कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी और पिकुलियर सिचुएशन ना हो, और ईडब्ल्यूएस वाला रिजर्वेशन ऐसा कुछ नहीं है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी और पिकुलियर सिचुएशन है, तो फिर ये कैसे हो गया। अब इसका बेस कोर मीनिंग समझो, इसका कोर मीनिंग क्या है, ये जो 50% वाला जो रिजर्वेशन था ना, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 50% सीलिंग इज फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड ओवरस्ट्रेच टू द रिजर्वेशन प्रोवाइडेड फॉर एंटायरली डिफरेंट क्लास। ये एक मतलब जो डिप्रेस्ड क्लासेस है उनका जो रिजर्वेशन सीलिंग है वो 50% से ऊपर कभी भी नहीं जा सकता। बट ईडब्ल्यूएस वाला जो 10% रिजर्वेशन है ये अलग है एकदम, ये जनरल लोगों के लिए है, तो कंसिस्टिंग ऑफ द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए है ये वाला जो क्लॉज है, ठीक है। तो इसीलिए ईडब्ल्यूएस का जो 10% है इस रूल के तहत आप इसको नलिफाई नहीं कर सकते, राइट, समझ में आया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया रिजर्वेशन। मैंने रिजर्वेशन वाला इसलिए आपको समझाया क्योंकि हम लोग आर्टिकल 15, 16 में जितना भी हमको राइट टू लाइक
पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एजुकेशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बट हाँ रिजर्वेशन वगैरह ये सब अलग चीज है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ हमने वर्सेस पढ़ा था ना, तो उसके संदर्भ में, उसके कंटिन्यूएशन में मैंने आपको ये वाला चीज मेंशन किया है, राइट। ओके, नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या बोलता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि हम किसी को छुएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अनटचेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ लाइक कास्ट, रेस एंड देन कम्युनिटी, जो भी हो, ठीक है। तो ये वाला चीज, तो अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस्ड इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन, ठीक है, इसको मना कर दिया गया, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with law, ठीक है। तो आप इस किसी को, इस कम्युनिटी के लोगों के साथ बात करोगे, उनको छुओगे तो ये हो जाएगा, इस कास्ट के लोगों के साथ बात करोगे, छुओगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो एक मतलब मिथ है, इस तरह का जो भ्रम है, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर कहीं पे फॉलो होता हुआ दिखता है तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ, राइट। ओके, एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिकल 17। ओके, आर्टिकल 17 में बेसिकली क्या, देखो अनटचेबिलिटी ना, मतलब अनटचेबिलिटी एक्ट बनाया तो गया है, बट इसमें समझना अनटचेबिलिटी एक्ट बनाया गया है 1955, रीनेम्ड एज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया है अनटचेबिलिटी। तो आपको इंडियन पॉलिटी में ऐसी बहुत सारी चीजें दिखेंगी जो मेंशन है बट डिफाइन नहीं है, बट सॉर्ट ऑफ डिफाइन है बट मेंशन नहीं है। जैसे एग्जांपल जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू जैसा कुछ है, ठीक है, पहले के आर्टिकल्स में हमने जो पढ़ा है, बट ऐसे टर्म मेंशन नहीं है, बट इसमें टर्म मेंशन है बट ये डिफाइन नहीं है। तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ये भी इसी अलाइनमेंट में आ जाता है, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अब यहाँ पे टाइटल्स का मतलब क्या है, नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। स्टेट आपको कोई भी अलग से टाइटल नहीं दे सकता। अब आप अगर अपने बर्थ सर्टिफिकेट में अपने नाम के पहले आप श्री, श्रीमान, भगवान कुछ भी लगाना चाहो लगा सकते हो, बट स्टेट आपको नहीं देगा। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। स्टेट आपको बस क्या दे सकता है, ठीक है, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, ठीक है। आपको स्टेट बस मिलिट्री या फिर एकेडमिक डिस्टिंक्शन दे सकता है, कि मिलिट्री में जो कुछ टाइटल्स हैं, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, ये वगैरह, या फिर एकेडमिक, ठीक है, डॉक्टर, प्रोफेसर एंड ऑल दिस स्टफ्स, राइट। ओके, तो पहले एक्चुअली क्या था ना, पहले ब्रिटिशर्स ने ये बहुत सारे टाइटल्स दिए थे, जैसे मतलब नॉर्मल लोगों को ही, ठीक है, अगर किसी ने कुछ अच्छा काम कर लिया, ब्रिटिशर्स का सपोर्ट कर लिया, तो उसको मान लो बोल दिया कि आप अभी से उसको सर बोलोगे, लॉर्ड बोलोगे, ऐसा करके, ठीक है। तो ये डिवाइड एंड रूल क्रिएट करने के लिए, थोड़ा ऊंच नीच वाला एक फर्क क्रिएट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने ये किया था, बट इस चीज की मनाही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। ओके, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फॉर एनी फॉरेन स्टेट। अब फॉरेन स्टेट से, किसी भी फॉरेन कंट्री से कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नो पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया shall while he holds any office of profit, ये क्या है, ये इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। while he holds any office of profit or trust under the state except without the consent of president any title from any foreign state, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बेसिकली क्या है, कि ऐसा कोई ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आप काम कर रहे हो और जो गवर्नमेंट के अंडर है किसी भी तरीके से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो वहां पे अगर आप काम कर रहे हो तो आप कहीं से भी, किसी भी फॉरेन स्टेट से, ये तो यही पे था, उसको थोड़ा सा और एलिबोरेट किया गया, किसी भी फॉरेन स्टेट से आप कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो आपको प्रेसिडेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। अब मान लो कि आप एम्बेसी में काम करते हो, ठीक है, इंडियन एम्बेसी में ऑस्ट्रेलिया में काम करते हो, तो एम्बेसी में काम करते हो क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो हमेशा, ठीक है। तो आप वहां पे अगर कुछ मतलब लोक सेवा करते हो, आपने कुछ अच्छा काम किया, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट खुश होकर आपको कुछ टाइटल देना चाहती है, ठीक है। चलो ये कंसिडरेबल है, बट क्योंकि आप वहां पे रह रहे हो तो आप इंडियन एम्बेसी के एम्प्लॉय, ठीक है, आप तनख्वाह ले रहे हो इंडियन गवर्नमेंट से, बट क्योंकि आप वहां रह रहे हो तो आप
वहां अगर काम कर रहे हो तो आपका हाव भाव देख के, आपका सोशल वर्क देख के ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अगर आपको कुछ देना चाह रही है, आप ले सकते हो, बट विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट कंसेंट दे तो हालांकि दे देते हैं यूजुअली, ठीक है। नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शेल without the consent of president except any present emolument or office of any kind or under any foreign state, ठीक है। तो अगर आप अगर आप वहां पे काम कर रहे हो, ठीक है, एंड वहां का कोई गवर्नमेंट या कोई भी, ठीक है, कोई भी मतलब गवर्नमेंट का मेंबर आपको मान लो एक फरारी गिफ्ट करना चाहता है, तो आपको प्रेसिडेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट आपको ये नहीं पूछेगा कि भाई आपने किस लिए फोन किया है, फरारी लेना चाहते हैं आप, नहीं लेना चाहते, या फिर मुझसे परमिशन के लिए फोन किया है। सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने ऐसा कर क्या दिया वहां पे कि आपको फेरारी मिल रहा है, ठीक है। तो एनीवेज ये सारी चीजें हैं एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स के हिसाब से। अच्छा, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें और थोड़ा डिटेलिंग है। अच्छा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख लो। अच्छा, इज नाइदर, ये दिस होगा यहाँ पे, दिस इज होना चाहिए, यहाँ पे एट इज कैसे आ गया, ओके। दिस इज नीदर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। अगर किसी को नहीं पता कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट क्या है, यहाँ पे कुछ इलेक्शंस के रिलेटेड रूल्स लिखे हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज मेंशन है उनको भी और थोड़ा इलेबोरेट किया गया है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में इन सारी चीजों के बारे में बताया गया है। एनीवेज, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रद्युत बोरदोलोई वर्सेस स्वपन रॉय केस जो हुआ था 2001 में, उसमें ये सारी चीजें बताई हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में, ठीक है। तो द गवर्नमेंट मेक्स अपॉइंटमेंट, ऐसा ऑफिस जहां पे गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। गवर्नमेंट अगर अपॉइंट करता है तो गवर्नमेंट को रिमूव करने का भी राइट है, ठीक है। द गवर्नमेंट पेज द रिन्यूमरेशन, आपको जो सैलरी है, जो फीस है आपका, वो गवर्नमेंट पे कर रही है। और जो भी वो इंसान है, ही परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ द फॉर द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी स्कीम्स है उसको इम्प्लीमेंट करना, गवर्नमेंट के फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना, लोक सेवा के काम करना, पब्लिक सर्विस का काम करना, ठीक है। ये सारे काम जहां पे जिस ऑफिस में होता है या जहां पे हो रहा है, उन सारे ऑफिसेस को हम लोग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलेंगे। तो हर एक में आप ये गवर्नमेंट वर्ड कॉमन देखोगे, ठीक है। गवर्नमेंट वर्ड आप हमेशा इसमें कॉमन पाओगे, ओके। अब बात यहाँ पे आके अटकता है कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सारा जो है, ये सारा अभी अपना मतलब टाइटल है कि क्या है ये सारा, ठीक है। तो ये सारा टाइटल नहीं है, ये सारा क्या है, नेशनल अवार्ड। आप खुद समझो, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो अवार्ड है, ये किसको दी जाती है? ये उन्हीं लोगों को दी जाती है जिन्होंने कुछ अचीव किया है, कंसिडरेबल देश के लिए कुछ अचीव किया है, तो उनको ये सारा चीज स्टेट से दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारा टाइटल्स नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड देयर वैलिडिटी इन बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1995 की सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया नोट कि भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स आर नॉट टाइटल्स अंडर द आर्टिकल 18 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। समझ में आ गया? सो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी विथ पेशेंस। तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, आज हमने आर्टिकल 17-18 पढ़ा एंड कुछ रिजर्वेशन के हमने कमीशंस या कुछ केसेस पढ़े। केसेस आप लोग नोट डाउन करके रख दीजिएगा। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड। साइनिंग ऑफ।